हम पढ़ने जा रहे हैं नमक का दरोगा। और नमक का दरोगा कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हमारे लिए कोई नया नाम तो नहीं है। हमने मुंशी प्रेमचंद को पहले भी कई बार पढ़ा है, उनकी कहानियों को हमने कई बार पढ़ा है। आप पढ़कर आए होंगे छोटी कक्षा में, ईदगाह पढ़कर आए होंगे, उनका याद आ रहा है आपको? ईदगाह पढ़। और अभी आपने 11th-12th में शायद बड़े घर की बेटी भी पढ़ी होगी। दो बैलों की जोड़ी करके भी एक कहानी थी, वो भी आपने पढ़ी होगी। पंच परमेश्वर कहानी भी आपने उनकी पढ़ी होगी। आपने उनकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी। हम उनकी कहानियों को जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में मुख्य रूप से जो उनकी कहानी की मुख्य चेतना है, वो चेतना क्या है कि वो समाज में कोई आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। कोई एक सामाजिक आदर्श है, लेकिन वो राज्य से स्थापित नहीं हो रहा। उस सामाजिक आदर्श को काफ़ी संघर्ष और काफ़ी तनाव से निकलकर फिर जाकर वो स्थापित होता है। जैसे मान लो आपने ईदगाह कहानी पढ़ी, उसमें भी एक आदर्श स्थापित हो रहा है कि एक बच्चा किस तरीके से अपनी दादी के प्रति समर्पित है। उनके प्रेम के लिए वो उनकी उंगलियां ना जलें, चिमटा लेके आता है। अपने सारे आवश्यकताओं की चीज़ों को छोड़ के जो उसको अच्छी लगती हैं, मिठाई है या खिलौने है, झूला झूलना है, वो नहीं करता है वो, बल्कि क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। और बीच में काफ़ी संघर्ष है। संघर्ष क्या है कि उसके दोस्त तो खिलौना खरीद रहे हैं, उसके दोस्त मिठाइयाँ खा रहे हैं, उसके दोस्त झूला झूल रहे हैं, मन उसका भी कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसे दो ही हैं और उससे वो केवल चिमटा ही लेकर आ सकता है। तो जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी वास्तव में मानव जीवन की यथार्थ की कहानी है। उन्होंने कहानी को बिल्कुल यथार्थ पे, हमारे यथार्थ की भूमि, हमारे आसपास की भूमि पर उतार दिया। जैसा हमारे जीवन में होता है वो चीज़ हमने उनकी कहानियों में देखी। तो मानव जीवन की जो यथार्थता है, उस यथार्थ भूमि पर उन्होंने कहानी को लाकर खड़ा कर दिया मुंशी प्रेमचंद ने। ये हम उनकी कहानियों में विशेषकर देखते हैं। हम सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, है ना, नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था शोजे वतन। और शोजे वतन में राष्ट्रीयता की भावना थी। अंग्रेज़ों को वो उनकी पुस्तक पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी। अंग्रेज़ों ने उसको जब्त कर लिया और मुंशी प्रेमचंद पे ये बंदिश लगा दी गई कि आप अब लिखना बंद कर देंगे, आप लिखेंगे नहीं। पर मुंशी प्रेमचंद कैसे मान सकते थे? वो तो अपनी लेखनी के माध्यम से ही राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। अब देखिए तो उनके अपन जो कहानी पढ़ते हैं तो क्या है, वो हमको शिक्षा ही तो दे रहे हैं वो अपनी कहानी के माध्यम से। अब जैसे टीचर होता है, वो आकर आपको डायरेक्ट बता देता है ऐसे मत करो, ऐसे करो। लेखक क्या करता है? अपने कहानियों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से आपको कुछ संदेश देता है, आपको कुछ प्रेरणा देता है कि ऐसा जीवन जीना चाहिए, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद तो रुकने वाले नहीं थे, रुके भी नहीं। उन्होंने क्या किया? अपना नाम बदल दिया। पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे, अब उनका नाम प्रेमचंद रख दिया गया। उनका नाम प्रेमचंद हो गया और वो हिंदी में लिखने लगे। उनकी पहली जो कहानी है वो पंच परमेश्वर कहानी है। आप सबने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। यूँ तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ लेख भी लिखे, भाषण भी दिए, पर सबसे ज़्यादा जो उनकी लेखनी की को उत्कृष्टता प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई उनके कथा साहित्य में। और कथा साहित्य में भी कहानी और उपन्यास और कहानी में भी ज़्यादा श्रेष्ठता उनको किसमें मिली? कहानी में। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, तरह तरह की, हर क्षेत्र की कहानियाँ। उनकी कहानियों को यदि हम तत्वों के आधार पर बांटने की कोशिश करें तो कुछ कहानियाँ उनकी कथा प्रधान है, कुछ कहानी उनकी घटना प्रधान है, कुछ कहानियाँ उनकी वातावरण प्रधान है और कुछ कहानी उनकी चरित्र प्रधान है, जिसमें चरित्र को बहुत उत्कृष्टता दी गई है। और मुंशी प्रेमचंद की जो सारी कहानियों को यदि हम देखें तो उनके कहानियों में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे स्टार्टिंग की जो उनकी कहानी है, जब उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया था तो शुरू की जो उनकी कहानी है वो कहानी वर्णनात्मक शैली में है। जैसे कुछ चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, उसमें घटनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें संयोग बहुत ज़्यादा है, कल्पना बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की उनकी कहानियाँ हैं। उसके बाद उनकी कहानी में थोड़ी परिपक्वता आई तो उनकी कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ज़्यादा दिखाई देने लगा। मतलब समाज की यथार्थ स्थिति का भी वर्णन किया है, लेकिन समाज की यथार्थ स्थिति के बाद उन्होंने कोई आदर्श भी स्थापित किया है। जैसे अब हम नमक का दरोगा जो कहानी है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है। इस शब्द पर ध्यान देना मैं जो बोल रही हूँ, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी कि समाज में ऐसा होता है। आप देखो, बंशीधर जी जब नौकरी करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनके पिताजी उनको क्या शिक्षा देते हैं? बेटा ध्यान रखना, मैं कगारी का वृक्ष हो गया हूँ,
निगाह ऊपर की कमाई पे रखना, वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, है ना, पीर और मजार पे ध्यान रखना। मतलब एक पिता अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहा है कि तू रिश्वत लेना, तू बेईमानी की नौकरी करना, इस तरीके की शिक्षा। और हम आज हमारे समाज में ये यथार्थ है, लोग करते हैं ऐसा, लोग ऐसा करते हैं। यदि हम देखें जाकर तो वास्तव में ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों के सामने इस तरीके के आदर्श रख रहे हैं, यथार्थवादी है ना। अलोपीदीन जैसा आदमी मिलता है, मिलते हैं हमारे समाज में ऐसे लोग, ये यथार्थ है। ऐसे बेईमान लोग होते हैं, ये यथार्थ है कि अलोपीदीन जैसे लोग कोर्ट से छूट जाते हैं। ये यथार्थ है या नहीं है? देखा है कितने बड़े बड़े बेईमान और बदमाश आदमी भी कोर्ट से छूट जाते हैं। तो यथार्थवाद का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन लास्ट में कहा क्या किया, कैसा होना चाहिए, कि अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन करवा दिया। और अलोपीदीन बंशीधर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप मेरे सारी जमीन जायदाद के स्थायी मैनेजर का जो पद है उसे स्वीकार कर लीजिए। तो उनकी जो कहानी है वो कैसी हो गई, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यथार्थवाद का वर्णन किया पर यह चीज़ सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये उन्होंने कहानी लिखी। और अपने जीवन के अंतिम समय में तो प्रेमचंद काफ़ी यथार्थवादी हो गए थे, क्योंकि वो ना अब कुछ रोजी रोटी के चक्कर में, एक्चुअली ना प्रेमचंद के पास बहुत पैसा ऐसा नहीं था, 12th पास करके ही वो स्कूल के इंस्पेक्टर बन गए थे, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आके ना ऐसे आंदोलन में भाग लिया और नौकरी छोड़ दी थी। फिर लेखन से ही उनका काम चलता था, तो कुछ दिनों के लिए वो बॉम्बे भी गए, कहानियाँ लिखते थे। तो लोगों ने कहा कि भाई बॉम्बे जाओ, वहाँ इतनी मूवी बनती हैं, आपकी तो इतनी अच्छी कहानी होती है, तो आपकी कहानियों पर बहुत अच्छी मूवी बनेगी। तो वो बॉम्बे भी गए, लेकिन बॉलीवुड का जो माहौल था वो उनको रास नहीं आया, वो वहाँ से वापस लौट आए। और लास्ट के जीवन में की जो उनकी कहानियाँ वो इतनी यथार्थवादी कहानी, उनमें कोई आदर्श नहीं है, एकदम कटु यथार्थ का वर्णन किया उन्होंने। यदि आपने कहानी उनकी पढ़ी है, कफन, कभी पढ़ी आपने उनकी कफन कहानी? नहीं याद है। कितनी यथार्थवादी कहानी है, कोई आदर्श स्थापित करने की कोशिश ही नहीं की, एकदम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया मनुष्य की भावनाओं का। कफन कहानी की शॉर्ट में मैं बताती हूँ तो आप समझ जाओगे कितनी यथार्थवादी कहानी है। कि कफन कहानी में एक शराबी बाप और शराबी बेटा होता है, दोनों बहुत शराब पीते हैं, माँ है नहीं है, बहू है घर में, बेटे की बहू है, दोनों जने शराबी हैं, बाप और बेटे, और कुछ भी ना कमाते हैं ना दमाते हैं, बल्कि जो उसकी बहू कमा के लाती है उसको भी शराब में उड़ा देते हैं। कच्ची बस्ती में जाके देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। जनरली हमारे घर में जो बाइयाँ आती हैं वो इसी तरीके से परेशान होती हैं कि हम तो मेहनत से कमा रहे होते हैं और मारपीट के हमारा पति ले जाता है और दारू पी आता है। कितनी यथार्थवादी स्थिति है। कफन में भी ये चीज़ बताई कि दोनों बाप बेटे दारू पीते हैं, ठीक है। अब एक दिन की बात है कि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और उनको दारू पीनी है, उनको दारू पीनी है, क्या करें, कैसे करें? तो झूठ, लोगों से झूठ बोलकर पैसा मांग लेते हैं और मांग मांग के दारू पीते हैं। कभी झूठ बोल देते हैं मेरे घर में ये मर गया, अगर मुझे ये चाहिए कि उसके लिए चाहिए, ऐसा करके। मतलब लास्ट में कहानी में शॉर्ट में बता रही हूँ कि उसकी पत्नी मर जाती है, मतलब बहू मर जाती है, बेटे की पत्नी मर जाती है, तो वो उसको के कफन के इंतजाम के लिए पैसा लेके आते हैं जमींदार से, कफन के लिए। और घर में डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन कफन ना खरीद के दोनों जने क्या करते हैं, दारू ले आते हैं और दारू पीते हैं जम के। और दारू के नशे में कहते हैं भैया उसकी आत्मा तो अपन को बड़ा आशीर्वाद दे रही होगी, वो ना मरती तो कफन के नाम पे ये पैसा नहीं मिलता तो अपन दारू कैसे पीते। मतलब कितना कटु यथार्थ बताया है। पूस की रात, इस तरीके की कहानी उन्होंने अपने लास्ट के समय में लिखी। तो उनकी कहानियों को यदि हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक काल, विकास काल जब वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी लिखने पड़े और लगे, और देन उत्कर्ष काल जब उन्होंने बिल्कुल मनोविश्लेषणात्मक, मनोविज्ञान पर आधारित यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। हमारे कोर्स में जो कहानी है नमक का दरोगा, वो उनके विकास काल की कहानी यानी कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रूप में आती है। और प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसी एक शैली का प्रयोग नहीं किया। उनकी कहानियों में हमें बहुत सारी शैली मिलेगी, पत्र शैली मिलेगी, डायरी शैली मिलेगी, वर्णनात्मक शैली मिलेगी, विवरणात्मक शैली मिलेगी, आत्मकथात्मक शैली मिलेगी, मनोवैज्ञानिक शैली मिलेगी, आत्मपरक शैली मिलेगी, कई तरीके की। जैसा विषय होता था उस विषय के अनुकूल, वो कलम का जादूगर था, वो व्यक्ति कलम का जादूगर था।
उनके बेटे अमृत राय, प्रेमचंद के बेटे हैं अमृत राय, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है अपने पिता की, और उन्होंने अपने पिता को कहा है कलम का सिपाही, कि मेरे पिता कलम के सिपाही थे। तो प्रेमचंद की जो कला है वो इतनी कलात्मक थी कि वो कहानियों को विभिन्न शैलियों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देती। तो जब उनकी कहानी हमारे सामने आती थी तो ऐसा लगता था जैसे हमारे आसपास की ही कहानी है, कहीं दूर की कहानी नहीं है। इस तरीके की उनकी जो कहानियाँ हैं वो कहानी जगत में, हमारे हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध हुई। लगभग 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, और उनकी सारी की सारी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 वॉल्यूम बनाए गए हैं। मानसरोवर 1, मानसरोवर 2, मानसरोवर 3 उसमें संग्रहित की गई हैं। लाइब्रेरी में है अपने, आप चाहें जब उनकी कहानियों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उनकी कहानी हमारे सामने कोई ना कोई समस्या रखती है, और फिर समस्या का समाधान या तो संकेत करके बता देती है, या समस्या का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। जैसे नमक का दरोगा कहानी है, उसमें भी एक समस्या रखी गई है। क्या समस्या रखी गई है? कि व्यक्ति कालाबाजारी और भ्रष्टाचार में कितना डूब गया है। मतलब अर्थजन्य अभाव में के प्रेशर में इंसान कैसे जीता है, पैसे की कमी है और उस कमी में व्यक्ति किस तरीके से जी रहा है। बेईमान, अब जैसे मान लो बंशीधर के जो पिता हैं वो तो कह ही रहे हैं कि उनके घर परिवार इतना बड़ा है, यदि मैं ऊपर की कमाई नहीं करता तो मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करता। तो कुछ लोग तो हैं जो कि मजबूरी में बेईमान बन जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि अपने व्यापार में उनकी आदत ही पड़ गई है बेईमानी करने की। जैसे आलोपी, कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो भ्रष्टाचार में और कालाबाजारी में डूबे हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो नमक का दरोगा कहानी है उसमें कालाबाजारी की समस्या को उठाया गया है। कालाबाजारी, जैसा कि आप जानते हो, इस कहानी को हम देखें ना तो 5 भागों में पूरी तरीके से बांट लेते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू हो रही है जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। अभी हम बात करके चुके हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, गांधी जी ने उसी के विरोध में ये दोनों काम किए थे। याद हो आपको, 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा और 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जब गांधी जी दांडी जाकर और उन्होंने खुद अपने हाथ से नमक बनाया था। तो अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया। अब टैक्स वसूल करना था तो एक नमक विभाग का गठन किया गया, और नमक विभाग में जो व्यक्ति नियुक्त होते थे उनको ऊपर की कमाई का बड़ा मौका मिल जाता था, क्योंकि जो भी नमक का व्यापार करते थे वो सोचते थे हम टैक्स ना दें, टैक्स की चोरी कर लें और नमक की कालाबाजारी कर लें। मार्केट में नमक को कि यदि हम कालाबाजारी कर लेंगे, हम स्टॉक कर लेंगे तो मार्केट में नमक की कमी हो जाएगी, नमक महंगे दामों में बिकेगा तब हम बेचेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने नमक का एक विभाग बना लिया, और उस नमक के विभाग में बड़े बड़े लोग नौकरी करना पसंद करते थे। मतलब वकील तक, जो एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता था वो भी। क्यों? क्योंकि उसमें किसकी कमाई थी? ऊपर की कमाई, रिश्वत की कमाई ज़्यादा थी। ऐसी नमक का विभाग, मतलब लोग तमन्ना करने लगे कि कैसे भी हमें नमक विभाग में ही नौकरी मिल जाए। इधर बंशीधर होते हैं, वो अपने पढ़ाई वढ़ाई करते हैं अच्छी तरीके से, और बहुत ही बारीक सा एक व्यंग्य भी है इस कहानी में, आप देखें तो, कि कैसी शिक्षा व्यवस्था थी कि प्रेम कथाएं पढ़ के BA MA हो जाती है। मतलब कोई कौशल नहीं सिखाया जाता बच्चे को, केवल कहानियाँ और अमेरिका का युद्ध और फ्रांस की क्रांति पढ़ी, मतलब केवल सिद्धांततः पढ़ाई करी, कोई व्यावहारिक पढ़ाई नहीं करी। और बंशीधर पढ़ाई शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षित होकर फिर वो नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब वो नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं तो इतना बड़ा व्यंग्य किया गया है इस कहानी में कि एक पिता अपने बच्चे को क्या सीख दे रहा है कि बेटा तुम नौकरी ढूंढने जा रहे हो तो ध्यान रखना, नौकरी ऐसी लेना जिसमें थोड़ी ऊपर की कमाई हो, क्योंकि मैं तो कगारी का वृक्ष हो गया हूँ, कभी भी बह सकता हूँ, कभी भी ढह सकता हूँ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी बहनें हैं घास-फूस की तरह बढ़ रही हैं, तुम्हें उनका विवाह करना है, तो ध्यान रखना। वेतन, ऐसी नौकरी मत पकड़ लेना जिसमें केवल वेतन ही वेतन मिले, क्योंकि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, माह में केवल एक बार मिलता है, लेकिन जो ऊपर की कमाई होती है वो 24 घंटे 300 दिन मिलती है। तो कोई ऐसी नौकरी करना। पर बंशीधर काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, धैर्य उनका मित्र था, बुद्धि उनकी मार्गदर्शक थी। उन्होंने पिताजी की बात सुनी तो सही, पिताजी को जवाब भी नहीं दिया लौट के, और नौकरी करने चले, लेकिन उनको करना वही था जो उनके मन में था। खुद बंशीधर बहुत एक ईमानदार व्यक्ति था। और देखो यहाँ आपको थोड़ा सा एक विरोधाभास भी दिख रहा होगा कि जब पिता इतना बेईमान है तो बच्चा ऐसे ईमानदार कैसे हो सकता है। भाई बच्चा पढ़ा लिखा है और सबका अपना अपना विवेक होता है। वो बंशीधर काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है।
वो और भगवान ने उसका उनका फल भी दिया। ईमानदार व्यक्ति, उन्हें फटाफट नौकरी भी मिल गई। और नौकरी भी कहाँ मिली? नमक विभाग में। जो सोच भी नहीं सकता था कोई कि नमक विभाग में बंशीधर जैसे व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो लोग बड़ी बड़ी रिश्वत देने के लिए तैयार रहा करते थे उस नौकरी के लिए तो। और उसमें भी उनको दरोगा का पद मिल गया, बहुत बड़ा पद मिल गया। और जब उनके पिता ने यह बात सुनी तो वो तो बहुत खुश हो गए। आस पड़ोस वाले तो जलने लगे कि भाई उनके बेटे को नमक का दरोगा बना दिया गया है। और सब घर में बड़े खुश कि भैया इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, खूब ऊपर की कमाई आएगी, ऐशो आराम से जीवन जिएंगे। और माता पिता तमन्नाएं करने लगे कि खूब तीर्थ यात्राओं पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बीबी बहुत खुश, बहनें बहुत खुश। कोई बात नहीं, नमक के दरोगा ने अपनी ड्यूटी शुरू करी। और ड्यूटी शुरू करी तो बड़ी ईमानदारी से वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से उनके अफसर बड़े प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। तो उन्होंने उनकी नियुक्ति ऐसी जगह कर दी जहाँ पर नमक की चोरी ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति है तो ये पकड़ेगा उस चोरी को। ऐसी जगह पे कर दी। एक दिन रात को सो रहे थे बंशीधर जी, दरोगा साहब सो रहे थे, और पास में जमुना नदी का किनारा था। पहले आपको मालूम हो तो जल यातायात बहुत होता था, जल से व्यापार बहुत होता था, जहाज़ों से और नावों से। रात को आवाज़ आई, रात को क्यों आवाज़ आ रही है भाई, सबके सोने का समय होता है ये तो, रात को क्या आवाज़ आ रही है? ध्यान से सुना तो उनको थोड़ा शक हुआ कि यार ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं। फटाफट वो तैयार होकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि वास्तव में कुछ गाड़ियाँ हैं जो नदी पार कर रही हैं। वो जाते हैं और कड़क कर पूछते हैं, कौन हो भाई तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, क्या सामान है, किसका सामान है? सारी बात जब खुलती है तो मालूम पड़ता है कि दातागंज के एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन, जमींदार हैं। बड़े बड़े अफसरों से उनकी बड़ी जानकारी है, अंग्रेज़ों से भी बड़ी जानकारी है। अंग्रेज़ों के साथ बड़े डिनर विनर करते रहते हैं, शिकार विकार पर जाते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, पहुँचे हुए आदमी हैं। कोई किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कि उनकी गाड़ियों पे कोई हाथ डाल दे, उनके माल पे कोई हाथ डाल दे। तो बंशीधर के उनके संपन्नता का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है नहीं, वो गाड़ियों को रुकवा देता है। तो जो कर्मचारी होते हैं वो देखते रह जाते हैं, यार आज तक हमारे मालिक की गाड़ियाँ किसने नहीं रोकी और इसने रोक ली, इतनी हिम्मत है इसकी। वो जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी अपनी गाड़ियाँ रोक ली। बोले कोई बात नहीं, मतलब चिंता नहीं होती अलोपीदीन को। बहुत प्यारी सी बात कही गई है। अलोपीदीन को लक्ष्मी की क्षमता पर, शक्ति पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि लक्ष्मी का राज धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी चलता है। देखो, स्वर्ग में भी चलता है मतलब क्या है? हमारे भगवान विष्णु भगवान की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो वो कहते हैं लक्ष्मी का राज यही नहीं चलता, स्वर्ग में भी चलता है। उन्हें बड़ा विश्वास था कि ठीक है यार, पकड़ लिया किसी ने, रिश्वत दे देंगे, छूट जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उन्होंने बहुत से आदमियों को इस तरीके से खरीदा हुआ था। उनको यही अनुभव था कि लोग बेईमान हो जाते हैं और अपने कर्तव्य से दूर हट जाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, आते हैं हम। अलोपीदीन जी वहाँ गए और उन्होंने पूछा भाई, और एक बात और है अलोपीदीन में, इतने पैसे वाले हैं अलोपीदीन, लोगों को खरीद के रखते हैं, लेकिन बड़े मीठे हैं, मुंह से बड़ा मीठा बोलते हैं, चमचागिरी बड़ी पूरी करते हैं। मतलब पंछियों को कहते हैं अजी साहब हमारे सरकार तो आप ही हो, हमारी सरकार हम नहीं जानते किसी सरकार को, हम तो आपको ही जानते हैं, आप ही हमारी सरकार है, बताइए क्या सेवा करते हैं आपकी। अपने मुनीम जी को आदेश देते हैं 1000 रुपये दीजिए हमारे बाबूजी को। पर वो बाबूजी तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने एकदम मना कर दिया। तो अलोपीदीन को क्या लगता है कि ये बंशीधर इसलिए मना कर रहा है कि ये ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, ज़्यादा रिश्वत लेना चाहता है, इसलिए ये नखरे दिखा रहा है। क्योंकि उनको तो विश्वास था कि अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है कि कोई पैसे के लिए मना कर दे, ठुकरा दे, दुनिया तो पैसे की गुलाम है। तो वो उन्होंने पैसे बढ़ाए कि भाई ज़्यादा बढ़ा देंगे, भाई इनकी भूख बहुत बड़ी है, थोड़े ज़्यादा बड़े बेईमान है, फिर इनको ज़्यादा पैसा दीजिए। लेकिन बंशीधर तो 10 से 20 हज़ार रुपये माने ही नहीं बिल्कुल भी। अब अलोपीदीन को थोड़ा सा लगा कि यार ये तो मामला वास्तव में कुछ टेढ़ा ही है। तो उन्होंने धमकी भी दे दी, बोले बस हम इतना ही दे सकते थे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। उन्होंने सोचा आप शायद डर धमकी में आ जाएगा कि चलो भाई 20,000 रुपये मिल रहे हैं ले लो, नहीं तो ये भी चले जाएंगे। पर बंशीधर तो अपनी बात पे अड़े हुए थे। उन्होंने अपने जो उनका कांस्टेबल था उसको कहा गिरफ्तार करो, और जैसे ही ये बात आई गिरफ्तार करो, अलोपीदीन एकदम घबरा जाते हैं कि मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, आज तक कभी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो वो कहता है अरे बाबूजी गिरफ्तार मत करो, आप बताओ कितना जो आप कहोगे मैं उतना ही दे दूंगा। बात जो ऊंची चली जाती है। उसमें बहुत प्यारा सा एक वाक्य आया है, आपने यदि पढ़ा है कि धन उछल उछल कर धर्म पर वार कर रहा था। धर्म का प्रतीक कौन? बंशीधर।
कर्तव्य का प्रतीक कौन है? बंशीधर। और धन कौन? अलोपी दिन। तो धन उछल उछल कर धर्म पे वार कर रहा था, उछल रहा था, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 उछल रहा था, लेकिन धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल दिया। यानी कि जो धर्म बंशीधर थे, उन्होंने अलोपी दिन के धन को लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, और गिरफ्तार करवा लिया। और जमींदार जो और कांस्टेबल वगैरह थे, उनको बड़ी गुस्सा आ रही थी, ये कैसा ईमानदार दरोगा है, आज तो इतना माल मिल रहा था, 40,000 में से हमको भी तो मिलते 1,000 2,000। उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कैसा दरोगा आ गया है, न खाता है न खाने देता है, हमारा मोदी जैसा न खाता है न खाने देता है। कोई बात नहीं, मजबूरी थी, अफसर का ऑर्डर था, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लेते हैं, और जैसे उनको गिरफ्तार करते हैं, अलोपी दिन को मूर्छ आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। फिर आगे हम कहानी में क्या देखते हैं? कहानी का जो तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, वो ये है कि कोर्ट में केस शुरू होता है। गिरफ्तार हो जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस शुरू होता है। बंशीधर को भी कोर्ट में बुलाया जाता है, और अलोपी दिन भी कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट के सारे लोग होते हैं, वो उस समय बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, सारा काम अपना छोड़ छोड़ के इसी केस के पीछे लग जाते हैं। उनको ये लगता है ये अलोपी दिन, ये तो आज तक कभी नहीं पकड़ा गया, और इसकी तो इतने बड़े बड़े नेताओं से और मंत्रियों से और अफसरों से जानकारी है, ये कैसे पकड़ गया, इसको पकड़ा किसने? लोगों को ये आश्चर्य हो रहा था, और मन ही मन में थोड़ी खुशी भी हो रही होगी बहुत से लोगों को, वो पट्टा पकड़ में आया, अब तक किसी को पकड़ में नहीं आया, अब पकड़ में आया। और बहुत से लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि इनको क्यों पकड़ लिया भैया, इससे तो हमें बड़ी कमाई वमाई होती है। कोई बात नहीं, कोर्ट में केस चला। अलोपी दिन ने अपने पैसे से न्याय को खरीद लिया। आता है इसमें एक वाक्य, न्याय भी बंशीधर को अपनी तरफ से खिंचा हुआ फील हुआ। न्याय वकील खरीद लिए उसने, न्यायाधीश जजों को खरीद लिया, और फटाफट निर्णय हो जाता है, कोई तारीख वारीख भी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, और जज निर्णय दे देता है कि अलोपी दिन तो बड़े भारी व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो ऐसा छोटा सा गंदा काम क्यों करेंगे, चोरी का, नमक को कालाबाजारी वो क्यों करेंगे, ये तो बात गले नहीं उतरती। अलोपी दिन जैसा महान आदमी ऐसा काम नहीं करता था, क्योंकि पैसा ले लिया था जज ने, तो उसका अलोपी दिन महान लग रहा था, वो नहीं कर सकते ऐसे काम। बंशीधर को कुछ शक हुआ है, कुछ गलत फहमी हो गई है। ठीक है, नया अफसर है, ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गलत फहमी हो गई है, अलोपी दिन ऐसा काम नहीं कर सकते। देखो पैसे से सब कुछ बिक जाता है, न्याय भी बिक गया, और अलोपी दिन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अलोपी दिन आया उसमें बाहर पे, अगाध बाघ के शेर, अगाध जो वन था उसके शेर, जहाँ कोई उनका मुकाबला करने वाला नहीं था, जीत कर बड़े गर्व से बाहर निकले, और सारे के सारे लोग बंशीधर को उल्टा सीधा सुनाने लगे, उन पर टॉन्ट कसने लगे, क्या कर लिया, बड़ा ईमानदार बन रहा था, कमा लेता 10, 20, 50 हज़ार, छूट गया ना, कुछ नहीं होता, इस तरीके से। लेकिन बंशीधर को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आई है। बंशीधर को उल्टा अपने आप पे गर्व हो रहा है कि देखो दुनिया में इतने लोग हैं, सब बेईमान, इतना में मैं ही एक ईमानदार हूँ। बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े वकील सब बेईमान हैं, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं बेचा। उनको अपने अंदर ही अंदर गर्व है, लेकिन जब उनके पिताजी ये वाली बात सुनते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। और जब थोड़े दिन बाद, अलोपी दिन तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, उसको तो अपना बदला भी लेना होता है, तो 5-7 दिन में ही बंशीधर की नौकरी भी चली जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब बंशीधर अपने घर पहुंचते हैं खाली हाथ, बाप को बड़ा गुस्सा आता था, कहा था ना कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, ऊपर की कमाई अच्छी खासी मिल रही थी, बहुत बड़े ईमानदार बन रहे थे, खूब सुनाते हैं उनके पिताजी। पत्नी तो मुंह तक नहीं देखती, बात ही नहीं करना चाहती, घर के सब लोग, माताजी पिताजी सब बहुत बहुत ज़्यादा नाराज। लेकिन बंशीधर अपने कर्तव्य पे डटे हुए, कोई बात नहीं, वो किसी को जवाब भी नहीं देते, चुपचाप से वो घर में रहने लगते हैं, और कोशिश कर रहे होंगे कोई दूसरी नौकरी मिल जाए या क्या मिल जाए। कुछ 5-7 दिन बीतते हैं, और कहानी में एक बड़ा नाटकीय परिवर्तन आता है। सब लोग बहुत दुखी होकर बैठे हुए हैं कि बंशीधर की नौकरी चली गई है, घर में कोई पैसा नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। 5-7 दिन बाद अचानक उनके गेट पर बैलों के गले में जो घुंघरू होते हैं उनकी घंटियाँ सुनाई देती हैं। उनके पिताजी एकदम जाकर देखते हैं गेट पर, उनके द्वार पर अलोपी दिन का रथ खड़ा है। अलोपी दिन को देखते ही जो उनके पिताजी तो वैसे ही थोड़े से बेईमान और चमचागिरी टाइप के आदमी थे, वो अलोपी दिन की चमचागिरी लगते हैं, जी साहब आप आए और मेरा बेटा तो बहुत नालायक है और उसने आपको बड़ा कष्ट दिया, और आप यहाँ क्यों आए और मुझे बुला लिया होता।
बंशीधर को जब ये बात सुनती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आती है कि क्यों चमचागिरी कर रहे हैं इस बेईमान आदमी की, ईमानदारी की 2 रोटी कहीं भी कमाएंगे। लेकिन उनको तो, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बेईमानी की थी भाई, तो उनको तो थोड़ा सा वैसी बात कर रहे थे। अलोपी दिन ने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत करिए और अपने बेटे को भला बुरा भी मत कहिए, आपका बेटा तो बिल्कुल कीमती मोती है, उसकी कहते हैं ना हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है, बहुत कीमती मोती है। आज की दुनिया इतनी बेईमान है, ऐसा ईमानदार मोती कहाँ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, बंशीधर अब तक आते नहीं है वहाँ से, उनको लगता कि शायद मुझे चिढ़ाने आया होगा अलोपी दिन। लेकिन जब वो अलोपी दिन की ये वाली बात सुनते हैं तो बंशीधर को एकदम लगता है कि अलोपी दिन तो बदल गया। तो फिर उनका जो वो होता है गर्व और जो गुस्सा होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है बंशीधर का। और वैसे बंशीधर बहुत ही विनम्र आदमी है, विनम्रता के साथ वो अलोपी दिन से मिलता है, अभिवादन करता है और कहते हैं बताइए कैसे क्या कष्ट किया। बोले कष्ट कुछ नहीं है, एक पेपर और कलम देता है कि मैं आपको, मेरा ये एक निवेदन है, इस निवेदन को आप स्वीकार कीजिए। बंशीधर उस कागज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पर क्या लिखा होता है कि अलोपी दिन अपनी सारी जितनी भी ज़मीन जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर बंशीधर को नियुक्त करता है और 6,000 रुपये सालाना उनकी तनख्वाह होती है, और घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर बंगला सब फ्री होता है। तो बंशीधर इतने दिख जाता है, मतलब मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना योग्य नहीं हूँ। अलोपी दिन कहते हैं आप कितने योग्य हैं ये मैं जानता हूँ, आपकी योग्यता मैं समझता हूँ, मुझे तो तुम जैसे ही मोती की खोज थी, मुझे ये ऐसे बड़े बड़े बेईमान व्यक्ति नहीं चाहिए, मैंने बहुत देख लिए बेईमान व्यक्ति। किस्मत से आज ज़िंदगी में पहली बार कोई ईमानदार व्यक्ति मिला है और मैं उसको मान सम्मान देना चाहता हूँ, आप मना मत कीजिए। और मैं ये चाहूँगा अपने आप को बदलना भी मत, आप वैसे ही ईमानदार बने रहना, वैसे ही उदंड और जिद्दी बने रहना, अपनी ईमानदारी को कभी छोड़ना भी मत। और बंशीधर उनके इस प्रस्ताव